तो टैक्सेशन सप्लाई किसको कहते हैं? तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 108 इट मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच इज लिविएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। ऐसा गुड्स और सर्विसेज और बोथ आप सप्लाई करते हो जिस पे टैक्स लगता है विच इज लिविएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। फॉर ट्रांजेक्शन टू क्वालिफाई एज अ टैक्सेबल सप्लाई द फॉलोइंग कंपोनेंट आर कंपल्सरी। तो कोई भी ट्रांजेक्शन क्वालिफाई होगा कि ये टैक्सेबल सप्लाई है तो आपको नीचे के कंपोनेंट्स कंपल्सरी देखने हैं, तभी आप कह सकते हो कि ये टैक्सेबल सप्लाई है। तो सबसे पहले द ट्रांजेक्शन मस्ट इन्वॉल्व आइदर गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑफ देम। तो वो ट्रांजेक्शन में या तो गुड्स होना चाहिए या तो सर्विस होना चाहिए या तो दोनों होंगे तभी भी चलेगा। नंबर 1। नंबर 2, सच गुड्स और सर्विसेज should not be specified under शेड्यूल 3। तो वो गुड्स और वो सर्विसेज शेड्यूल 3 के नहीं होने चाहिए थे, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ये सेकंड कंडीशन है कि शेड्यूल 3 का वो गुड्स और वो सर्विस नहीं होना चाहिए था। तीसरा, द ट्रांजेक्शन शुड फॉल विद इन द मीनिंग ऑफ सप्लाई इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट। तो वो ट्रांजेक्शन सप्लाई के मीनिंग के अंदर आना चाहिए। सर सप्लाई क्या होता है? वो ये डेफिनेशन के बाद वाला टॉपिक है। सप्लाई शुड बी लेविएबल टू जीएसटी। जो आप सप्लाई करते हो तो जीएसटी लेविएबल है, आपको जीएसटी चार्ज करना चाहिए। दैट इज इट शुड नॉट बी कवर्ड विद इन द मीनिंग ऑफ नॉन टैक्सेबल सप्लाई एज डिफाइनिंग अंडर सेक्शन 2। तो सर सप्लाई करते हैं तो जीएसटी लगाना चाहिए, एग्री, बट वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई में नहीं होना चाहिए। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मीन्स अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, आपको मालूम है कि वो जीएसटी के अंदर नहीं है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी के अंदर नहीं है, तो वो सप्लाई करते हो तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। इस वजह से बोला गया है कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई तो नहीं है ना, करेक्ट। इट शुड नॉट बी कवर्ड विद इन द मीनिंग ऑफ नॉन टैक्सेबल सप्लाई एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2। Okay, this implies that supply enjoying full exemption from tax by way of exemption notification would also be treated as taxable supply। तो आपको कोई एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन मिला है कि भाई इसको टोटली एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, ऐसा गुड्स भी आप सोल्ड कर रहे हो, इसको भी टैक्सेबल सप्लाई कहा जाएगा, भले उस पर टैक्स नहीं लगता है पर वो कहलाएगा तो टैक्सेबल सप्लाई। तो ये था आपका टैक्सेबल सप्लाई का डेफिनेशन। नेक्स्ट, टैक्सेबल टेरिटरी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 109। टैक्सेबल टेरिटरी किसको कहते हैं? इट मीन्स द टेरिटरी टू विच द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अप्लाई। तो जिस टेरिटरी में ये प्रोविजन अप्लाई होता है वो टेरिटरी को टैक्सेबल टेरिटरी कहा जाता है। द स्कोप ऑफ टैक्सेबल टेरिटरी एक्सटेंड टू द होल्स ऑफ इंडिया। तो आपका टैक्सेबल टेरिटरी का स्कोप पूरे इंडिया में एक्सटेंड हो सकता है क्योंकि पूरे इंडिया में जीएसटी एप्लीकेबल है। ओके, नेक्स्ट, रिसिपिएंट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 93। रिसिपिएंट किसको कहते हैं? रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मीन्स, देखो रेसिपिएंट दैट इज हम लोग, सामने वाला गुड्स देता है वो सप्लायर है और हम लोग गुड्स रिसीव करते हैं तो हम रिसिपिएंट हुए, करेक्ट। तो रिसिपिएंट किसको कहते हैं?
whether a consideration is payable for the supply of goods or services or both, the person who is liable to pay that consideration. हमने गुड्स परचेज किया, हमने सर्विस परचेज की, या तो हमने दोनों परचेज किया और उसके सामने हमने कुछ कंसिडरेशन दिया है, तो हम रिसिपिएंट है. Where no consideration is payable for the supply of goods, the person to whom the goods are delivered or made available, or to whom the possession or use of the goods is given or made available. या तो किसी के बिहाफ में आपने गुड्स अभी लिया है, आप लोग सेल करोगे, करेक्ट, बट उसका पैसा आपने दिया नहीं है. नो कंसिडरेशन इज पेएबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स. उसने जो गुड्स भेजा, उसने जो सर्विस भेजी है हमको, करेक्ट, कि आपको मेरे बिहाफ में ये गुड्स सोल्ड करना है, हम करेंगे, पर उसका पैसा हम देने वाले नहीं हैं, तभी भी आप रिसिपेंट कहलाओगे. थर्ड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट आपके गुड्स के रिलेटेड था, थर्ड पॉइंट यही है, पर वो सर्विस है. वो क्या है? सर्विस है. पढ़ो. वेयर नो कंसिडरेशन इज पेएबल फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज, द पर्सन टू whom the service is rendered, and any person to a person to whom the supply is made shall be constructed as a reference to the recipient of supply and shall include an agent acting as such as on behalf of recipient in relation to the goods or services or both supply. तो मैंने जो बोला वही है कि आप किसी एजेंट आप एक एजेंट का काम कर रहे हो, इसलिए आप उसके गुड्स का, आप उसके सर्विसेज का उसको पैसा नहीं दोगे, क्योंकि आप तो एजेंट हो, आपको तो अपना कमीशन मिलेगा, करेक्ट. तो आप वो गुड्स का, वो सर्विसेज का उसको पैसा नहीं देने वाले हैं, आप सिर्फ एजेंट का काम कर रहे हो. तो आप एजेंट का काम कर रहे हो, फिर भी आप रिसिपिएंट तो कहलाओगे. सेक्शन 2 सबसेक्शन 93 कहता है. नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन क्या है? सप्लायर. सप्लायर सेक्शन 2 सबसेक्शन 105. सप्लायर किसको कहते हैं हम? Supplier in relation to any goods or services or both shall mean the person supplying the said goods or services or both. ऐसा पर्सन जो गुड्स और सर्विसेज दे रहा है या तो दोनों दे रहा है. shall include an agent acting on behalf of such supplier in relation to the goods or service or both supply. आप कोई एजेंट का काम कर रहे हो और आपने कोई गुड्स और सर्विसेज दिया है, तभी भी आप सप्लायर कहलाओगे. The reference to whom the meaning the term supplier is filtered is a person as against taxable person or registered person. This is because the law does not keep persons who are not liable to tax under GST outside the scope of this term. For instance, in case of purchase from unregistered person who are not liable for registration would also be treated as supplier. तो आप लोग ऐसा बोलोगे कि सर जो लोग टैक्स नहीं देते हैं वो लोग को हम सप्लायर नहीं कहेंगे, करेक्ट. तो लॉ ऐसा कोई डिफरेंशिएट नहीं करता है कि जो टैक्स नहीं देता है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, करेक्ट, तो वो सप्लायर नहीं है, ऐसा नहीं. भले वो टैक्स नहीं देता है, आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन के पास से आपने गुड्स परचेज किया है, फिर भी वो सप्लायर तो कहलाएगा. while the recipient of supply is liable to pay tax on a reverse charge wages if such recipient is registered. और मैंने आपको लास्ट टाइम आरसीएम का रूल बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ कि आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन के पास से
गुड्स परचेज किया है और आप रजिस्टर्ड हो, सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, आप रजिस्टर्ड हो, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके बिहाफ में टैक्स आपको देना पड़ेगा, जिसका नाम है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, RCM। Agent supplying on behalf of supplier are also included within the meaning of supplier। तो सप्लायर के बिहाफ में किसी एजेंट ने गुड्स और सर्विस दिया है तो उसको भी सप्लायर के मीनिंग में कंसिडर कहा गया है। दिस इज टू एंश्योर दैट कि इनवॉइस रेज बाय एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर। क्यों सर? यहाँ पे इनवॉइस कौन रेज करेगा? एजेंट रेज करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर for effecting sale on his behalf qualify as a valid invoices as if they were issued by the supplier himself। या तो सप्लायर इनवॉइस इश्यू करेगा या तो एजेंट। एजेंट इश्यू करेगा वो भी वैलिड इनवॉइस है क्योंकि उसने गुड्स सेल किया है, सर्विस दी है। ओके, तो ये सप्लायर का डेफिनेशन था। अब मैन्युफैक्चरर, आने वाली डेफिनेशन क्या है? मैन्युफैक्चरर सेक्शन 2 सबसेक्शन 72। मैन्युफैक्चर किसको कहते हैं? कि जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। करेक्ट? ऐसा नहीं कि वो रेडीली प्रोडक्ट कहाँ से परचेज किया, अपना प्रॉफिट ऐड किया और किसी को बेच दिया। दैट इज कॉल्ड द ट्रेडिंग एक्टिविटी। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? वो प्रोडक्ट आप बनाते हो, तो इट मीन्स प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल और इनपुट इन एनी मैनर that result in emergence of a new product having distinct name, character, and use, and term manufacture shall be construct accordingly। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप लोग रॉ मटेरियल पे प्रोसेस करते हो, इनपुट पे प्रोसेस करते हो, इससे रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि आपको एक नया प्रोडक्ट मिलता है जिसका नाम, उसका कैरेक्टर, उसका यूज सब डिफरेंट है। करेक्ट? एंड मैन्युफैक्चरिंग के जो टर्म है उसके अकॉर्डिंगली है। द मीनिंग ऑफ द टर्म मैन्युफैक्चर comes with a great deal of significance in the indirect tax regime, given that chargeability excise duties relies on whether on activity result in manufacture। क्योंकि जो लोग गुड्स प्रोड्यूस करते हैं वो लोग को एक्साइज ड्यूटी पे करना होता है। हावेवर, इन अ जीएसटी regime, the triggering taxable event is supply, and tax is leviable whether or not supplied followed manufacture of goods। जीएसटी में मैंने अभी तक आपको ये बताया कि जीएसटी कब लगता है? जब आप गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करो, मैन्युफैक्चर करो उस पे नहीं। आप जब सप्लाई करते हो तब आपको टैक्स लगेगा। हैंस दिस टर्म लूज इट्स सिग्निफिकेंस इन अ जीएसटी regime। तो अब मैन्युफैक्चर का कोई मीनिंग ही नहीं हुआ, जीएसटी में उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। क्या आप गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो? करना भाई, तो गुड्स मैन्युफैक्चर कर, हमको कोई लेन देन नहीं है। पर ये जो गुड्स जब तू सेल करेगा तब जीएसटी लगेगा, तब तक जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। हावेवर, सर्टेन important definition are listed below। फर्स्ट, कंपोजिशन लेवी। फर्स्ट डेफिनेशन है आपके पास कंपोजिशन लेवी। तो कंपोजिशन लेवी क्या होता है? द कंपोजिशन टैक्स रेट इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर is different as compared to that of suppliers not being a manufacturers। Expected capital rate of 2% as against 1% respectively, being the aggregate of central and state tax, union territory tax। तो कंपोजिशन टैक्स रेट इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर है, तो सप्लायर को जो होता है उसके
उसका परसेंटेज और मैन्युफैक्चर का परसेंटेज दोनों का डिफरेंट है। यहाँ पे कंपोजिशन लेवी कितना लगता है, तो वो लोगों ने बोला सेंट्रल और स्टेट का मिला के जो होता है उतना लगेगा। यहाँ पे बोला गया है कि 2% या तो 1%। फर्दर द मैन्युफैक्चर of certain notified goods would not be eligible to excise. The option to available the benefit of composition skill, such as restriction, is however not placed on the other class of payer, say trader of the same notified goods. तो आपको क्या बोला गया है? फर्दर द मैन्युफैक्चर ऑफ सर्टन नोटिफाइड गुड्स। तो सर्टन नोटिफाइड गुड्स ऐसे हैं जिसका आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते एंड वुड नॉट बी एलिजिबल टू एक्साइज ऑप्शन, और वहां पे आप एक्साइज का ऑप्शन पे एप्लीकेबल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कंपोजिशन लेवी कर सकते हो वो गुड्स पे, और कंपोजिशन लेवी करके वहां पे रिस्ट्रिक्शन रख सकते हो। अब कंपोजिशन लेवी कितना, तो उसका जो परसेंटेज है वो आगे जाके आपको डिटेल में आने वाला है कि किस पे कितना लगता है। अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता दूं तो कौन से पेज पे होगा वो, तो अभी तो वो दिख नहीं रहा है क्योंकि मेरे पास ये लिमिटेड पेजेस है। ओके, पर ये इतना याद रखना कि कंपोजिशन लेवी कितना लगेगा, सेंट्रल और स्टेट का मिला के लगेगा। ओके, नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट। डीम एक्सपोर्ट किसको कहते हैं? वन ऑफ द प्री कंडीशन फॉर एनी सच सप्लाई टू क्वालिफाइड एज डीम्ड एक्सपोर्ट इज दैट ऑफ द गुड्स इन अ क्वेश्चन मस्ट बी मैन्युफैक्चर इन इंडिया। तो सबसे पहले तो वो गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ होना चाहिए। Therefore, even when the goods are of the nature that are notified by the government as goods that qualified as a deemed export on meeting certain condition, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्वालिफाइड किया होना चाहिए कि ये गुड्स को हम डिस एक्सपोर्ट कहेंगे, उसने सर्टन कंडीशन फुलफिल की है। If such goods are not manufactured in India, they cannot enjoy the benefit of deeming fiction। जो इंडिया में गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है तो उसको हम डीम, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो सिंपल इतना ही बोला गया है कि इंडिया में गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ है और उसने सर्टन कंडीशन फुलफिल की है गवर्नमेंट की, तो वो गुड्स को हम डीम एक्सपोर्ट कहेंगे। ओके, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट। A manufacturer shall be required to maintain a record of production or manufacture of goods in addition to recording the details of inward and outward of suppliers। तो मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स में क्या होता है, जो लोग गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं उनका इनवर्ड आउटवर्ड का रिपोर्ट उनको मेंटेन करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज सर्विसेज, सेक्शन 2 सबसेक्शन 102। सर्विसेज की डेफिनेशन क्या है? इट मीन्स एनीथिंग अदर देन, तो उसमें सब कुछ आ सकता है बट इसके अलावा गुड्स, मनी, सिक्योरिटीज। बट किसको इंक्लूड करना है? बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी, आप पैसा का जो यूज करते हो वो एक्टिविटी, और इट्स कन्वर्जन बाय कैश। मान लो कि आपने डॉलर को कैश में कन्वर्ट किया या कैश को आपने डॉलर में कन्वर्ट किया, और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। जो आपको ये पैसा कन्वर्ट करके देगा वो कुछ पैसा भी मांगेगा ना आपके पास, तो वो, तो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ सर्विसेज है। ओके, expressed exclusion of goods implies its inclusion within the definition of services। सिंपल चीज, जो चीज हमने गुड्स में एक्सक्लूड की थी वो सारी चीज सर्विस में इंक्लूड है। देयरफॉर
The understanding the accept the scope and boundary of the definition of goods is required to recognize all those transaction activity that will fall under the meaning of the services on being left out of the definition of goods. तो गुड्स के डेफिनेशन की जो बाउंड्री थी वो बाउंड्री को हटा दो तो वो सारे चीज यहाँ सर्विसेज में कवर हो जाते हैं. Other than its conversion are excluded both from the definition of services. तो ये सेंटेंस आपको यहाँ से बोला गया है कि therefore understanding the accept scope and boundary of the definition of goods is required to recognize all those transactions or activity that will fall under the meaning of the services. तो जो सारे ट्रांजेक्शन जो गुड्स के जो स्कोप या गुड्स की जो बाउंड्री जो थी वो सारे ट्रांजेक्शन वो सारी एक्टिविटी आपको सर्विसेज में आने वाली है क्योंकि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन था. यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है नहीं. वो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे हट चुका है. ऑन बीइंग लेफ्ट आउट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ गुड्स. ओके. ट्रांजेक्शन मनी आर एक्सक्लूडेड बोथ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज. तो ट्रांजेक्शन मनी वो एक्सक्लूड कहा गया है डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज में. एनीथिंग इंक्लूड एवरीथिंग. एनी लीव्स नथिंग. सर्विसेज include goods, and for this reason than other than goods appear in the definition of such exclusion, it would have been included and service included movable property as well. आप लोग जो मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो करेक्ट उसको भी सर्विस के डेफिनेशन में कंसिडर किया गया है. ऑल अदर ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग इमूवेबल प्रॉपर्टी comes squarely within the scope of the services. और इमूवेबल प्रॉपर्टी के भी ट्रांजेक्शन सारे यहाँ पे कंसिडर किया गया है. तो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन नीड टू बी नोटेड. द वर्ड एनीथिंग कुड बी रीड एज एवरीथिंग. यहाँ पे जो एनीथिंग आता है ना तो आपको क्या रीड करना है. एनीथिंग दैट मीन्स एवरीथिंग कंसिडर कर लेना है. The Schedule 2 of CGST Act lists down the matter which shall be regarded as supply of goods or supply of services. तो CGST एक्ट में शेड्यूल 2 जो है वो आपको बताएगा वो आपको लिस्ट देगा कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है. द जीएसटी लॉ एम्पावर द गवर्नमेंट टू रिक्वायर द ट्रीटमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ नोटिफाइड गुड्स एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड वाइस वर्सा. तो जीएसटी लॉ के पास पावर है गवर्नमेंट ट्रीट करेगा कि ये जो सारे गुड्स नोटिफाइड है जो आपने सर्विसेज दी है या तो आपकी वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज थी आपने उसको गुड्स में कंसिडर किया है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे देनी है वो गवर्नमेंट के पास पावर है. जीएसटी लॉ के पास पावर है. और याद रखना कभी भी आप इंपोर्ट करते हो करेक्ट तो वहाँ पे 0% टैक्स भी है. 0% टैक्स ऑन इम्पोर्ट. ओके. तो 0% टैक्स ऑन इम्पोर्ट. तो इम्पोर्ट पे कोई टैक्स देना नहीं है ऐसा नोट में बोला गया है. 10 नंबर का पॉइंट क्या है. एग्रीगेट टर्नओवर. एग्रीगेट टर्नओवर किसको कहते हैं. सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 मीन्स एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज. आप जो भी टैक्सेबल सप्लाईज करते हो वो सबका टोटल एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पर्सन ऑन आरसीएम. तो जो इनवर्ड पे आपने आरसीएम पे किया है उसको एक्सक्लूड कर देना. उसके अलावा का सारा सप्लाईज आपका एग्जाम सप्लाईज आपका एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ आपका इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ अ पर्सन हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर be computed on all India basis. Okay, but exclude central tax, state tax, unitary tax और integrated tax and cess. तो ये एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन था. एग्रीगेट टर्नओवर हमको क्या कहता है
कि आप जो भी गुड्स या जो भी सर्विसेज आप सप्लाई करते हो वो सबका टोटल, उसमें आरसीएम को कंसीडर मत करना। आप एग्जाम सप्लाईज भी भेजते हो वो भी कंसीडर कर दो, आप जो एक्सपोर्ट करते हो उसको भी कंसीडर कर दो, आप जो इंटर स्टेट सप्लाई करते हो उसको भी कंसीडर कर दो। पर इसमें सिर्फ आपकी गुड्स और सर्विस की वैल्यू आनी चाहिए, उसमें कोई भी टाइप का टैक्स नहीं आना चाहिए। फिर वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, आईजीएसटी हो या सेस हो, उसको कंसीडर नहीं करना है। ओनली गुड्स और सर्विस की वैल्यू, उसका टोटल, दैट इज एग्रीगेट टर्नओवर। इंडिया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 56, India means the territory of India as referred to in Article 1 of the Constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में इंडिया की टेरिटरी बताई गई है। इट्स टेरिटोरियल वाटर, seabed and the sub-oil underlying such waters, continental shelf, exclusive economic zone or any other maritime zone। देखो, इन अ रोड इंडिया की बाउंड्री सबको मालूम है, बट समुद्र में जब आप लोग जाते हो तो टेरिटोरियल वाटर इंडिया का कितना है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। नहीं तो आप आगे चले जाओगे ना तो तुरंत आपको गिरफ्तार कर लेंगे कि आप दूसरी टेरिटरी के वाटर में आ चुके हो। द एयर स्पेस अबव इट्स टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर, तो आपको एयर में भी देखना है, करेक्ट। तो पानी में भी देखना है और एयर में भी देखना है कि इंडिया की टेरिटरी क्या है। बाकी आप लोग तुरंत किसी और जगह पे जाओगे, रडार में आ जाओगे कि अरे यार आप किसी और कंट्री में आ गए। एंड द लास्ट वन इज, व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी, कि जीएसटी के अंदर टैक्सेबल इवेंट किसको कहा गया है। टैक्सेबल इवेंट इज दैट इवेंट which on its occurrence create or attract liability to tax। Under earlier system of taxation, there was a lot of litigation relating to taxable event। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, टैक्सेबल इवेंट किसको कहते हैं। टैक्सेबल इवेंट इज दैट इवेंट विच ऑन इट्स occurrence create और attract liability to pay tax। तो ऐसा कोई occurrence, ऐसा कोई क्रिएशन के जहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ा, वो है आपका टैक्सेबल इवेंट। अर्लियर सिस्टम में क्या होता था कि टैक्सेबल इवेंट डिसाइड करने में बहुत सारे लिटिगेशंस थे, प्रॉब्लम्स थे। वेदर अ पर्टिकुलर प्रोसेस अमाउंटेड टू मैन्युफैक्चर और नॉट, वेदर द सेल्स वाज प्रीडिटरमाइंड सेल्स, वेदर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन वाज अ सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो ये जो सारे प्रॉब्लम है, क्या आपने ये गुड्स मैन्युफैक्चर किया है कि नहीं किया है, क्या ये प्रीडिटरमाइंड सेल है कि नहीं है, क्या ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में गुड्स है या वो सर्विस है। तो ये सब कुछ पहले सोचना पड़ता था और सबका डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेबल लिमिट आता था। द जीएसटी लॉ रिजॉल्व दिस इश्यू बाय लेइंग डाउन वन कॉम्प्रिहेंसिव टैक्सेबल इवेंट। तो जीएसटी लॉ ने ये सारे प्रॉब्लम्स रिमूव कर दिए और क्या बोला है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, जब आप कोई गुड्स सप्लाई करोगे या सर्विस सप्लाई करोगे या दोनों सप्लाई करोगे तभी आपका टैक्सेबल इवेंट आएगा, तभी आपको टैक्स देना है। Thus, there is a departure from the historically understood the concept of taxable event under the state weight laws, excise laws, service tax laws, that is sell, manufacture and services respectively। तो आप ये सब जगह से अब बाहर निकल गए हो। तो ये जो हिस्ट्री था आपकी, तो सबके लिए जो आपको अलग अलग टैक्सेबल इवेंट डिसाइड करना पड़ता था, फिर वह आपका सेल हो या आपका मैन्युफैक्चर हो या वो आपकी सर्विस हो, यहाँ से आप बाहर निकल चुके हो। सिर्फ आपको दिमाग में क्या याद रखना है जीएसटी में, कि आपने गुड्स सर्विसेज सप्लाई कब की, वो बनेगा आपका टैक्सेबल इवेंट। इन द जीएसटी रिजिम,
The entire value of supply of goods and services is taxed in an integrated manner, unlike the earlier indirect taxes, which were charged independently either manufacture or sale of goods or an provision of services. तो आपको ये भी मालूम है कि जीएसटी में आप गुड्स या सर्विस दोनों को ये लोग सेम ही कंसिडर करते हैं और यूनिफॉर्म रेट होते हैं पूरे इंडिया में। पहले क्या होता था, गुड्स, सर्विसेज, मैन्युफैक्चर सबके लिए अलग अलग रेट और सभी स्टेट में अलग अलग रेट। तो यहाँ पे दिक्कत आती थी। अब यहाँ पे तो दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि जीएसटी में गुड्स और सर्विसेज दोनों सेम कंसिडर कहा जाता है और दोनों में जो टैक्स का जो रेट है वो यूनिफॉर्म है पूरे इंडिया में। सबसे पहले स्कोप ऑफ सप्लाई, सेक्शन 7। तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि सप्लाई किसको कहते हैं। सप्लाई, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विस और बोथ, सच एज अ सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजेबल, मेड or agree to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of the business। तो ये जो सब कुछ, ये जो सारे गुड्स हैं, किसी भी टाइप के गुड्स, किसी भी टाइप की सर्विसेज या तो दोनों आप देते हो, इसमें होता क्या है, उसमें आप सेल कर सकते हो, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, या तो आप करने वाले हो जिसका पैसा आपको मिलेगा फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन, क्योंकि ये आपका बिजनेस का एक्टिविटी है, आप ये कंटिन्यूसली करने वाले हो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आपने सर्विस इंपोर्ट की है जिसका पैसा आप दोगे, फिर भले ना आपका वो बिजनेस आप वापस करने वाले हो या नहीं, वो बात की बात है, वो मत सोचो। आपने इंपोर्ट किया, पैसा दिया, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्री टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन। शेड्यूल 1 की जो एक्टिविटी है वो आप देने वाले हो या एग्री टू बी मेड, या तो दे दी है या देने वाले हो पैसा लिए भी ना, फिर भी वो सप्लाई है। और activities to be treated as supply of goods or supply of services as referred to in schedule 2। तो शेड्यूल 2 में जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक्टिविटीज़ को सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज ट्रीट करना है आपको। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर ये शेड्यूल 1 क्या है, शेड्यूल 2 क्या है, वो आने वाला पॉइंट है, अभी आएगा आपके पास। ओके, सेकंड पॉइंट, notwithstanding anything contained in subsection 1, the activities or transaction specified in schedule 3 or such activities or transaction undertaken by a central government, state government, local authority in which they are engaged as a public authorities as may be notified by the government on the recommendation of the council shall be treated neither as supply of goods nor supply of services। तो आपको शेड्यूल 3 की एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शन की बात हो रही है यहाँ पे ये लोग क्या कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्टिविटी करती है, कोई ट्रांजैक्शन करता है, या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो कोई लोकल अथॉरिटी, जो लोग पब्लिक के साथ एंगेज हैं और वो लोग पब्लिक को कोई सर्विसेज दे रहे हैं, तो जीएसटी काउंसिल कहता है कि ये कोई सर्विस भी नहीं है, ये कोई गुड्स भी नहीं है। ओके, ये दूसरा पॉइंट हुआ आपका। तीसरा पॉइंट, subject to the provision of subsection 1 and 2, the government may, on the recommendation of the council, specify by the notification to transactions that are to be treated as supply of goods and not as a supply of services, or supply of services and not as a supply of goods। तो गवर्नमेंट में जीएसटी काउंसिल जो है वो बता सकता है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स
है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है। या तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, ऐसा। तो स्कोप ऑफ सप्लाई में तीन चीज़ है कि सप्लाई क्या है फर्स्ट, फिर दूसरा पॉइंट मैंने आपको गवर्नमेंट के रिलेटेड बताया, और तीसरा पॉइंट मैंने बताया जीएसटी रिकमेंडेशन क्या कहता है। ओके, ये तीन पॉइंट बताए मैंने स्कोप ऑफ सप्लाई में। अब आपको स्कोप ऑफ सप्लाई का एनालिसिस करना है। उसमें फर्स्ट एनालिसिस, सप्लाई फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन अ कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आपने सप्लाई के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट देखा था, उसमें जो ए पॉइंट था वो ये था। उसमें ये इंक्लूसिव का मीनिंग क्या होता है? द लॉ हैज प्रोवाइडेड an inclusive meaning to the word supply, which implies that specific transactions which are listed in the said section are only illustrative। तो यहाँ पे जो आपको थोड़े ट्रांजेक्शन का जो लिस्ट देते हैं, इसका मीनिंग क्या देते हैं कि ये सिर्फ इलास्ट्रेटिव है। बहुत सारे आ सकते थे, बट हमने आपको थोड़े ही बताए हैं, ऐसा। द वर्ड इंक्लूड यूज इन द स्टैट्यूटरी प्रोविजन एंड लार्ज द स्कोप ऑफ सप्लाई। तो इंक्लूड का मीनिंग स्टैट्यूटरी प्रोविजन में बहुत लार्ज होता है, उसका सप्लाई का स्कोप बहुत लार्ज है। दस एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वुड गेट कवर्ड इवन इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड इन एनी ऑफ द क्लोजेस ऑफ सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। तो किसी भी टाइप का सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज को हम कवर कर सकते हैं सप्लाई के डेफिनेशन में, भले उसको हमने सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में स्पेसिफाइड ना किया गया हो। ऐसा पहले से ही लॉ में बता गया है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। ओके, नेक्स्ट है जेनेरिक मीनिंग ऑफ सप्लाई। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, एंड इंक्लूड्स एग्रीइंग टू सप्लाई व्हेन दे आर फॉर अ कंसिडरेशन। तो किसी भी टाइप का सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस या दोनों को आप सप्लाई कहते हो, सप्लाई के अंदर वो इंक्लूड होता है। या तो आप वो गुड्स या सर्विसेज देने वाले हो जिसका पैसा आपको मिलेगा, और आपका ये बिजनेस है, आपका ये काम है, इसलिए आप ये काम कर रहे हो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इट स्पेशली इंक्लूड्स, ये सब चीज़ अभी हमने स्टार्टिंग में बता दी है आपको, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। ओके, नाउ वी विल एनालिसिस द वेरियस मोड ऑफ सप्लाई मेंशन therein। सबसे पहले सेल और ट्रांसफर। प्रेजेंटली वैट इज levied by the state on the sale of goods which has been defined under the most state VAT laws as transfer of property for a consideration। पहले क्या लगता था? वेट लगता था, करेक्ट। अंडर द CGST एक्ट, although the sale has been treated as a sale form of supply leviable to GST, अभी वो वेट की जगह पे क्या लगता है? GST लगता है। The definition of sale has not been provided। Further, the term transfer, which has also been included as a form of supply, is also not defined। तो ट्रांसफर भी सेल के अंदर कंसिडर कहा गया है। तो आप लोग जो सेल करते हो, जो चीज़ ट्रांसफर करते हो, वो जीएसटी के अंदर आता है। बार्टर एंड एक्सचेंज, while barter may deal with a transaction which only includes an exchange of goods and services। तो बार्टर दैट इज एक्सचेंज कर देना आपको, गुड्स सर्विसेज आप एक्सचेंज कर सकते हो। एक्सचेंज मे कवर अ सिचुएशन व्हेन द गुड्स आर पार्टली पेड फॉर इन गुड्स एंड पार्टली इन मनी। तो एक्सचेंज में क्या हो सकता है कि आपने पार्टली गुड्स दिया है और पार्टली मनी दिया है। बाय मेकिंग स्पेसिफिक इंक्लूजन इन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, अंडरलाइन all barter and exchanges would be leviable to GST। आपके सारे बार्टर, सारे एक्सचेंजेस जीएसटी में कवर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाइंग अ न्यू रेफ्रिजरेटर इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड रेफ्रिजरेटर।
आपने पुराना वाला रेफ्रिजरेटर दे दिया और आपने नया रेफ्रिजरेटर परचेज किया, करेक्ट? तो ये जो आपने एक्सचेंज किया है, ये जो ट्रांजैक्शन आपने एक्सचेंज किया है, वो भी जीएसटी के अंदर आता है। इसको सप्लाई कहा जाएगा। लाइसेंस, लीज और रेंटल। लाइसेंस, लीज एंड रेंटल ऑफ गुड्स आर प्रेजेंटली ट्रीटेड एज सर्विसेज, जिसको अभी हम सर्विसेज में लेते हैं। वेयर द गुड्स आर ट्रांसफर्ड विदाउट इफेक्टिव पोजेशन। आपने गुड्स ट्रांसफर किया है बट उसका पोजेशन नहीं दिया। विदाउट इफेक्टिव पोजेशन एंड कंट्रोल एंड ट्रीटेड एज सेल, वेयर द गुड्स आर ट्रांसफर विद इफेक्टिव पोजेशन एंड कंट्रोल। सेल कब कहोगे आप? जब आप उसका इफेक्टिव पोजीशन, उसका कंट्रोल सामने वाले को दे दोगे, तब उसको वो सेल कहोगे। बाकी अभी वो सेल नहीं है, अभी वो सर्विस है। अंडर जीएसटी रिजिम ऐसे किसी भी टाइप का लाइसेंस, लीज, रेंटल ऑफ गुड्स विथ और विदाउट ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज वुड बी कवर अंडर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज पर शेड्यूल 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। तो आपका सप्लाई, स्कोप ऑफ सप्लाई था, स्कोप ऑफ सप्लाई में फर्स्ट पॉइंट था, वो फर्स्ट पॉइंट का ये डिटेल एनालिसिस आपको दे दिया उन्होंने। ओके, सप्लाई कौन करता होना चाहिए? सप्लाई शुड बी मेड बाय अ पर्सन। टू अट्रैक्ट जीएसटी, सप्लाई हैज टू बी मेड बाय अ पर्सन। और पर्सन की डेफिनेशन मैंने आपको आगे ही बता दी है। ओके, सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, करेक्ट। सप्लाई में आपको पैसा मिलना चाहिए। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज for consideration is always taxable. Consideration means everything received or recoverable in a return for supply of goods or services or both. आप जो गुड्स देते हो, आप जो सर्विस देते हो, उसके सामने आपको जो कुछ भी मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। अंडरलाइन कर दो फॉर एमसीक्यू। इट शुड इन्वॉल्व क्विड प्रो क्यू, दैट इज जो नुकसान होता है ना, उसका वो भरपाई करता है। क्विड प्रो क्यू, there should be something in return which the person supplying will obtain from the recipient. हमने कुछ दिया, उसके रिटर्न में रिसिपिएंट के पास से हमको कुछ मिला है, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 where it is deemed to be a supply even if it is made without a consideration। तो शेड्यूल 1 में आप जो सप्लाई करने वाले हो, भले उसका पैसा ना आए, भले उसका पैसा ना है, फिर भी आप उसको सप्लाई ही कहोगे। कंसिडरेशन की एक बार फिर डेफिनेशन दी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में के कंसिडरेशन इन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूड एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन अ मनी और अदरवाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ whether by the recipient or by any other person, but shall not include any subsidy given by the central government or state government। ये जो लास्ट सेंटेंस है ना, वो अंडरलाइन कर दो। ये कंसिडरेशन में आपको सब्सिडी कंसिडर नहीं करना है, वो अंडरलाइन कर दो। तो हमने कंसिडरेशन का ऊपर का जो मीनिंग परफेक्टली अंडरस्टैंड किया है। तो लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट है बट उसका मीनिंग सेम ही है। ओके, तो आपको मीनिंग अंडरस्टैंड हो चुका है, तो ये अंडरस्टैंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बी पॉइंट को कैंसिल कर देना, बी पॉइंट को कैंसिल कर देना। ओके, डिपॉजिट नॉट अ कंसिडरेशन अनलेस अप्रोप्रिएटेड बाय द सप्लायर। देखो, आपका पैसा कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा जब तक वो किसी अप्रोप्रिएट सप्लायर के पास से ना आता हो। However, deposit given in respect of the supply of goods or services or both
shall not be considered as a payment made for such supply unless the supplier applies such deposit as consideration for the said supply। तो जब तक सप्लायर ने वो गुड्स और सर्विसेज आपको दिया नहीं है, करेक्ट, और आप उसको जो पैसा दोगे तो वो कंसिडरेशन माना ही नहीं जाएगा। कंडीशन क्या है कि आप उसको कुछ गुड्स कुछ सर्विसेज या दोनों दो, और आप जो उसको पैसा दोगे तभी वो कंसिडरेशन माना जाएगा। इसके अलावा आप पैसा देते हो तो वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, गिविंग अवे एसेंशियल commodities by a charitable institution would not be treated as supply under GST, as there is no quid pro quo involved in the supply for charitable activities and the transaction is not in the course or furtherance of business। तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो एसेंशियल कमोडिटीज देती है, करेक्ट, जब भी कोई कंडीशंस खराब होती है तब ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो भी गुड्स या जो भी सर्विसेज देती है, तो जीएसटी लॉ उसको सप्लाई नहीं मानता, वुड नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। अंडर जीएसटी देयर इज अ क्विड प्रो क्यू होना चाहिए, पर यहाँ पे ये भी नहीं है कि कुछ दिया है तो कुछ मिलना चाहिए। ये उनकी एक्टिविटी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं ये काम, करेक्ट। तो चैरिटेबल एक्टिविटीज जो ये लोग करते हैं वो सप्लाई नहीं है, और सप्लाई नहीं है, वो लोग देते हैं तो सामने से पैसा भी नहीं मांगते, तो आप उसको कंसिडरेशन भी नहीं देते हो। क्या सर ये कंटिन्यूसली उनका ये बिजनेस है, ये करते रहेंगे? उनकी इच्छे उनकी जो विल पावर है उस पर डिपेंड करता है वो लोग करेंगे या नहीं करेंगे। बहुत बार ये सेंटेंस आया कि सप्लाई शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो ये क्या होता है? सेक्शन 7 सबसेक्शन ए प्रोवाइड्स दैट द सप्लाई shall be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business। तो हम जो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करते हैं, सामने वाला जो हमको पैसा देता है, तो हम क्यों इसको गुड्स देते हैं? क्योंकि ये हमारा बिजनेस है, कि हम कुछ गुड्स देंगे कुछ सर्विस देंगे तभी तो हमको पैसा मिलेगा। ये हमारा बिजनेस एक्टिविटी है, हम बिजनेस कंटिन्यूसली करने वाले हैं। द स्कोप ऑफ टर्म बिजनेस and in the course of furtherance of business is discussed as under business section 2 subsection 17। ये जो बिजनेस की डेफिनेशन है वो आज नहीं देखेंगे, वो हम कल देखेंगे।